वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट क्लास हम लोगों ने नेशनल इनकम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो का लास्ट यूनिट। और ये यूनिट वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है इस चैप्टर की। और आप अगर ढंग से समझेंगे तो इसे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और प्लस ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर भी है। लेकिन अगर आप इसे रटेंगे, जैसे कि स्कूल में एग्रीगेटिव डिमांड, एग्रीगेटिव सप्लाई को याद करवा दिया जाता है और क्वेश्चन के और टॉपिक के कंटेंट से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो चीज़ अगर करोगे तो चैप्टर बेकार लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको चैप्टर का पहले मीनिंग देने की कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपसे क्या चाहता है। पूरी बुक में मैक्रो में सिर्फ एक यही वो चैप्टर है जो आपको रियल लाइफ से जोड़ेगा, अगर आप इसे ढंग से समझेंगे तो जो यूनिट है ये यूनिट सेकंड है। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर है, लेकिन मैं मिलाकर एक नाम लिख दे रहा हूं और उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में इस चैप्टर की समझ बिठाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा एम आप तक इस चैप्टर की समझ पहुंचाना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस चैप्टर का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों है। इस चैप्टर में ऐसी क्या चीज हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इसका नाम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रखा गया। तो पहले मैं इस पे चर्चा करूंगा, सारे लॉस बताऊंगा और फिर टॉपिक के ऊपर आऊंगा। तो बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारी यूनिट का नाम है, तो इसका मतलब होता है हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन अ कंट्री। क्या कहा मैंने? इसका मतलब क्या होता है? हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। दिमाग लगाओ, मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री। हर कंट्री अपनी कंट्री के अंदर इस कोशिश में लगी रहती है कि वो कैसे लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट दे, यानी कैसे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को जीरो करे। तो ये चैप्टर बेसिकली इस बात पर फोकस करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री। हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री। अब सवाल ये उठता है कि चलो सर, ये बात तो समझ में आ गई, बट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया? तो मैं आपको बता दूं, जब दुनिया की सभी कंट्रीज के सामने ये क्वेश्चन आया कि हम अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लेकर आए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जवाब दिया गया मिस्टर से के द्वारा। यानी यहाँ पर बेसिकली 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश की या लोगों को इसका हल बताने की कोशिश की। तो पहला सॉल्यूशन किसने दिया था? मिस्टर से ने। ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने की, आप कह सकते हैं, एफर्ट्स किए थे। और इन्होंने क्या बात कही थी और क्या बात नहीं कही थी, वो सारी बातें बताऊंगा। और फिर यहां पर मैं आपको बताऊंगा जिस चैप्टर को आज आप पढ़ने वाले, वो चैप्टर इस इकोनॉमिस्ट की सारी बातों पे बेस्ड है। यानी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इस इकोनॉमिस्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं। और ये मिस्टर से और मिस्टर जो भी यहाँ पर मैं अभी लिखने वाला हूँ, अभी नाम नहीं बता रहा, ये दोनों के दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमें पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए, रेदर देन जो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एग्रीगेटिव डिमांड और सप्लाई से, हमें स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। तो अभी तक मैंने दिमाग में 2 बातें डलवाई हैं,
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री, यानी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे पहले किसने दिया था? मिस्टर सी ने। ये इकोनॉमिस्ट कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। और अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए जो भी बातें बताई उसे कहा जाता है क्लासिकल अप्रोच ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाता है उसे? क्लासिकल अप्रोच ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की क्लासिकल अप्रोच बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा और एक एक बात आपको लिख के दे दूंगा। तो मिस्टर से ने क्लासिकल अप्रोच बनाई और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि इकोनॉमी में दो मेन, आप कह सकते हैं, पावर्स होती हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई, और पूरी इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखना इनकी जो वर्डिंग्स है ना, उन्हीं वर्डिंग से चैप्टर अपने आप ड्राइव हो जाएगा। अगर आपने वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दिया तो चैप्टर ड्राइव नहीं होगा। तो क्या कहा मैंने? मिस्टर से ने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी? सबसे पहली लाइन ये बोली थी, देयर आर टू मेन फोर्सेस इन अ कंट्री, देयर आर टू मेन फोर्सेस इन अ कंट्री, डिमांड एंड सप्लाई। और सच्चाई भी है, दिमाग लगाओ, हम कितना भी इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, कितना भी इकोनॉमी को पढ़ लें, मेन चीजें तो दो ही होती हैं, डिमांड और सप्लाई। सभी कॉन्सेप्ट आके अल्टीमेट किससे जुड़ जाते हैं? डिमांड और सप्लाई से। इसीलिए इन्होंने पहली लाइन ये बोली थी, देयर आर टू फोर्सेस इन इकोनॉमी, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स। मैं लिख देता हूं इनकी वर्डिंग्स की पहली वर्डिंग क्या थी? देयर आर टू मेन फोर्सेस in a country, demand force, that is demand, and आप कह सकते हैं सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो देयर आर टू मेन फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। आपके पास दो मेन फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई, ये सी का कहना था। फिर उन्होंने ये बात बोली, इफ यू वांट टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर आप अपनी कंट्री में क्या लाना चाहते हो? फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आना चाहते हो, तो यू हैव टू इंक्रीज सप्लाई इन योर कंट्री। तो इन्होंने क्या कहा था? भूलना नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने कहा था अगर आपको अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो जाओ अपनी कंट्री में सप्लाई को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? सप्लाई को बढ़ाओ। अब आप बोलोगे सर सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? तो मिस्टर से का मानना यह था कि अगर आप सप्लाई बढ़ाओगे, डिमांड को छोड़ दो, वो कहते थे सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। इन लोगों की क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट करती है। तो यू डोंट फोकस ऑन डिमांड, यू हैव टू इंक्रीज ओनली सप्लाई। आप केवल सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड की टेंशन ना लो। तो से कहते थे कि सप्लाई बढ़ाओ। अब सप्लाई से होगा क्या? जरा कॉमन सेंस लगाओ। सप्लाई का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करेंगे? और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे। तो सोचो, अगर हमारी कंट्री में सप्लाई बढ़ेगी, हम चीजों को ज्यादा बनाकर बेचेंगे, तो उनको बनाने के लिए हमें लेबर भी तो चाहिए। यस और नो? मान लो पहले मैं 200 पेन बनाता था और 200 पेन बनाने के लिए मुझे 10 लेबर की जरूरत होती थी। अगर मैं 2 करोड़ पेन बनाऊं तो क्या ये 10 लेबर बना लेंगे? सर बिल्कुल नहीं बना सकते। यानी 200 पेन बनाने के लिए आपको 10 लेबर चाहिए, और अगर आप 2 लाख 2 करोड़ पेन बनाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको लेबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपकी कंट्री में आप इंप्लॉयमेंट जनरेट करने लग जाओगे। तो यही थिंकिंग थी मिस्टर से की। तो मिस्टर से का कहना था, इफ यू वांट टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यू हैव टू इंक्रीज सप्लाई, बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज सप्लाई एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेटेड। और अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप से के दिमाग को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे कि से ये क्यों कह रहा था। तो से ने क्या कहा? फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट you have to you have to increase
supply in economy. In economy, for full employment you have to increase supply in economy, because supply create its own demand. Because supply create its own demand. Its own demand. बच्चों, मैं चैप्टर का मीनिंग समझाने में लगा पड़ा हूं। अगर मैं चाहता तो तुरंत आप लोगों को जो है सीधा सीधा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के पहले चैप्टर एग्रीगेटिव डिमांड और एग्रीगेटिव सप्लाई से पढ़ा देता, लेकिन मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि इस चैप्टर को समझो नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है मैक्रो का। इससे बेस्ट चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या कहा कि दो इकोनॉमिस्ट थे, एक मिस्टर से थे जो अमेरिका के रहने वाले थे, और उन्होंने कहा क्या था, उनकी पहली वर्डिंग ये थी कि देयर आर टू मेन फोर्सेस इन इकोनॉमी, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स, एंड यू वांट टू गेट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन योर कंट्री, यू हैव टू इंक्रीज सप्लाई, बिकॉज सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। तो इन्होंने कहा था कि आप अपनी कंट्री में क्या बढ़ाओ, सप्लाई, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड खुद ही क्रिएट करती है। अगर आप सप्लाई बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक, अब आप देखो इनके लॉ में, क्लासिकल लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो लोगों ने क्या करा, इनके लॉ को यूज करके सप्लाई बढ़ाना चालू कर दी। अब यहां से फोकस करना, ये बहुत मेन पॉइंट है, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो लोगों ने क्या करना चालू करी, सप्लाई को बढ़ाना चालू कर दिया तेजी से। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर सप्लाई बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो कॉमन सेंस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो उन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गई। तो लोगों को विश्वास हो गया कि से की जो वर्डिक्स है, से का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, अगर हम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन यानी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट हुआ इसके विपरीत। हुआ क्या कि लोगों ने सप्लाई तेजी से बढ़ाई, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर डिमांड जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। डिमांड बढ़ी जरूर, लेकिन सप्लाई की तुलना में डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब जरा कॉमन सेंस लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं, क्योंकि से का मानना था, से की जो थिंकिंग थी वो सप्लाई के ऊपर बेस्ड थी, प्रोड्यूसर सेंटर्ड थी। तो उन्होंने सप्लाई बढ़ाने के लिए बात कर दी थी, और बस वो ये कहते थे कि जो सप्लाई होती है वो डिमांड खुद क्रिएट करेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत, सप्लाई तेजी से बढ़ी है, देख लीजिए सप्लाई तेजी से बढ़ी, लेकिन डिमांड जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। अब एक बात सोचो कि अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और वो प्रोड्यूस आपने 1 लाख कर दी, लेकिन डिमांड आ रही है 1000 2000, तो आपका सारा का सारा माल कहां चला जाएगा, स्टॉक के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ऐसा होने लगा अमेरिका के अंदर कि लोग सप्लाई तो कर रहे थे लेकिन डिमांड उतनी तेज नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से कंट्री के अंदर स्टॉक ऑफ जो मटेरियल है, स्टॉक ऑफ कमोडिटी है, वो बढ़ने लगा। यानी बहुत ज्यादा माल ऐसा हो गया जो बिक नहीं रहा था, बिक ही नहीं रहा था माल। और जब माल बिक नहीं रहा था तो उस टाइम पर जितने भी प्रोड्यूसर थे उनका पैसा इस माल के अंदर फंस गया। कॉमन सेंस लगाओ, उन्होंने तो प्रोड्यूस कर लिया, अब जब ये प्रोड्यूस कर लिया, ये डिमांड होगी, बिकेगा, तभी तो इनके पास पैसा वापस आएगा। तो इनका सारा का सारा पैसा यहां फंस गया। और जब पैसा फंस गया, इनकी मनी सारी की सारी इसके अंदर आप कह सकते हो कैच हो गई। तब यहां पर जितने भी एम्प्लॉइज थे जो यहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने सैलरी के लिए बोलने लगे, उन्होंने सैलरी का तकाजा करा। जितने इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्हें इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न मांगा। जितने भी बैंक से इन्होंने लोन लिया था, बैंक वालों ने लोन मांगा। तो इनकी लाइबिलिटीज जो हैं वो बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई, लाइबिलिटीज बहुत बढ़ गई। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सके, पेमेंट कर सके। और इस वजह से इन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट। उम्मीद है कि आप इंसॉल्वेंट जानते होंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल की लाइबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें ये लिखता है कि मेरी टोटल लाइबिलिटीज इतनी है, मेरे पास टोटल एसेट्स इतनी है, कृपया मुझे बचाइए, मैं पेमेंट करने में क्या हूं, असमर्थ हूं।
तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सारी की सारी एसेट्स को बेच देता है और बेच के जो पैसा आता है वो लाइबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो। मान लो अगर किसी के 10 रुपए हैं तो उसे 3 रुपए या 5 रुपए जो भी उसके हिस्से में आते हो वो उसे वापस कर देता है, और इस शर्त के साथ कि इसको कोई दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो इसे हम दिवालिया या इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो मिस्टर से की वजह से 1930 के अंदर अमेरिका में बहुत सारे बिजनेसमैन और बैंक डूब गए थे, जिसे नाम दिया गया बिग रिसेशन। क्या नाम दिया गया? बिग रिसेशन। और ये इतनी बड़ी बात थी कि इसे 10th में हिस्ट्री की किताबों में भी तुमने पढ़ा होगा। 1930 की महामंदी बोलते हैं इसे। तो 1930 में अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसेशन हुआ था, मंदी आ गई थी, जिसका कारण क्या था? मिस्टर से के प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करना। तो आई होप कि आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये है। पहला पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच में क्या कहा गया था कि दो फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। दूसरी बात, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो किसको बढ़ाओ? सप्लाई को। तो तीसरी बात, इनकी वजह से क्या क्रिएट हुई थी? रिसेशन। बट उससे पहले एक पॉइंट याद रखना कि क्लासिकल अप्रोच में सप्लाई बढ़ाने की बात की जाती है, और सप्लाई कौन करता है भाई? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। तो इसीलिए ये लॉ जो है वो प्रोड्यूसर सेंटर्ड है। तो क्लासिकल अप्रोच इज प्रोड्यूसर सेंटर्ड, तो ये क्लासिकल अप्रोच जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर सेंटर्ड है। और इसकी वजह से क्या क्रिएट हुई थी? तो ड्यू टू दिस अप्रोच इन 1932 या 30 बोल लो, एग्जैक्टली ये 29 से 32 के बीच का पीरियड था। तो ड्यू टू दिस अप्रोच इन 1930 अ बिग रिसेशन क्रिएट इन अमेरिका के अंदर बिग रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी बहुत ज्यादा। और जब इस लॉ के ये ड्रॉबैक्स हमें दिखाई दिए, रिसेशन आया, तो लोगों ने इस लॉ को यूज करना बंद कर दिया और क्लासिकल अप्रोच को लॉन्ग टर्म अप्रोच डिक्लेयर कर दिया गया। याद रखिएगा, कौन सी अप्रोच हो गई? लॉन्ग टर्म। अब आप कहोगे सर ये लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होती है? देखो, क्लासिकल अप्रोच जो सेकी अप्रोच थी वो गलत नहीं थी, लेकिन इस लॉ में एक बात पे ध्यान दिया जा रहा था, वो भी थी सप्लाई। और डिमांड में ये कहा जा रहा था कि डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो लोगों को ये लॉ उतने फायदेमंद नहीं पहुंचा पाया। रीजन, क्योंकि इसके जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में ही मिल सकते हैं। क्यों लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपके पास है तो आप क्या कर पाएंगे? आराम से अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए इस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? लॉन्ग टर्म लॉ। तो यहां पर लास्ट पॉइंट है, दिस अप्रोच इज लॉन्ग टर्म अप्रोच। और आज दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इस प्रिंसिपल को या इस अप्रोच को फॉलो करती हो। सबके सब दूसरा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। तो अब आइए, अगली अप्रोच जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो ना बेटा, वो पूरा का पूरा इस इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ोगे जो यहां पर मैं बताने वाला हूं। एक बार फटाफट मैं आपको पहले रिकैप कर देता हूं कि मैंने अब तक क्या बताया। मैंने आपके दिमाग में कुछ बातें डालने की कोशिश की। पहले तो ये डालो कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी हम अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किसने दिया था? मिस्टर सी ने। सी कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने क्या लॉ बनाया था? क्लासिकल अप्रोच। इन्होंने पहली लाइन क्या बोली? इन्होंने पहली लाइन ये बोली, देयर आर टू मेन फोर्सेस, डिमांड
एंड सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में दो मेन फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। एंड अगर आपको अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो जाओ सप्लाई बढ़ाओ। और डिमांड को ये कहते थे कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करे। इसके लॉ की वजह से हुआ क्या, माल तो बना, सप्लाई तो बढ़ी, लेकिन उतनी तेजी से डिमांड नहीं बढ़ पाई। और उस वजह से 1930 में एक रिसेशन आया अमेरिका में, और इस लॉ को लॉन्ग टर्म लॉ या लॉन्ग टर्म अप्रोच डिक्लेयर कर दिया गया। और ये सप्लाई बढ़ाने की बात करता है, इसलिए ये प्रोड्यूसर सेंटर्ड लॉ है। क्लासिकल अप्रोच जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर सेंटर्ड है। तो आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आप अच्छे से फील कर पाओगे कि क्यों क्यों हम पहले एग्रीगेटिव डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि जब चैप्टर शुरू होता है तो पहला टॉपिक चैप्टर में एग्रीगेटिव डिमांड और सप्लाई क्यों है? इसलिए है क्योंकि सभी अप्रोच, ये जो क्लासिकल अप्रोच है उनमें बोला गया था कि हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। इसीलिए बुक में पहला टॉपिक डिमांड सप्लाई है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज पहले और क्या चीज बाद में। अब आइए चलते हैं अगले लॉ पर। तो जब मिस्टर से का लॉ लॉन्ग टर्म लॉ डिक्लेयर कर दिया तो उस टाइम एक बहुत बड़ा नाम था इकोनॉमिक्स की फील्ड में, मिस्टर जेम्स मिलार्ड केन्ज। मिस्टर जेम्स मिलार्ड केन्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ये मिस्टर जेम्स मिलार्ड कीन्स कौन थे? इस कीन्स भी बोला जाता है, केन्स भी बोला जाता है, कुछ भी लिख दो एक ही बात है। बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इस फॉरेन नेम में, तो कीन्स बोलो या केन्स बोलो चलेगा अपना। दो मिस्टर जेम्स मिलार्ड केन्स, ही वॉज द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे मिस्टर जेम्स मिलार्ड केन्ज। और इन्होंने जैसे ही से के प्रिंसिपल में लॉन्ग टर्म डिक्लेरेशन आई और लोगों ने ये मान लिया कि से का प्रिंसिपल शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल नहीं है, तो मिस्टर से ने अपनी अप्रोच दी। और इस अप्रोच को कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच। क्या कहा जाता है? मॉडर्न अप्रोच। तो ये मॉडर्न अप्रोच, और पूरी की पूरी 12th स्टैंडर्ड की मैक्रो की बुक में पूरे पूरे जेम्स मिलार्ड की बातें हैं। यानी एक एक पॉइंट जो तुम पढ़ रहे हो ना, लाइक आप पढ़ोगे एग्रीगेटिव डिमांड सप्लाई, ठीक है, आप पढ़ोगे कंजम्पशन फंक्शन सेवी फंक्शन, वो सब के सब किसकी देन है? मिस्टर जेम्स मिलार्ड की। तो अब आइए मॉडर्न अप्रोच को एक बार समझ लें, उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। तो सर क्या कहा था मिस्टर जेम्स मिलार्ड केन्ज ने? स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सिमिलर ही बोल रहा था, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। इसने काफी सारी चीजें ऐसी बताई जिससे दुनिया को काफी फायदा मिला, और करंट में आज भी लोग यही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। अब सर ये क्या होती है मॉडर्न अप्रोच? तो मिलार्ड ने पहली लाइन ये बोली थी जब उसने लॉ दिया था कि अगर तुम्हें अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो पहले ये देख लो कि कंट्री में दो मेन फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। अब वही बात आ गई ना, से ने भी तो यही कहा था कि इकोनॉमी में दो मेन फोर्सेस होती हैं, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। इसीलिए इन्होंने भी वही बात बोली कि हमारी कंट्री में दो मेन फोर्स हैं, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। तो देयर आर there are two main force in economy, that is demand and supply according to modern approach. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितनी मेन फोर्सेस होती हैं जी? दो मेन फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। और केन्ज ने ये बात बोली, इफ यू वांट टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन योर कंट्री,
अगर आपको अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, यू हैव टू इंक्रीज डिमांड। लो भाई, अब आप कहोगे सर ये तो उल्टा ही हो गया, लेकिन इसके उल्टा होने के पीछे का रीजन भी बहुत मेन है। से ने तो ये कहा था कि सप्लाई बढ़ाओ, इसने उल्टा कहा, इसने बोला कि जाओ अपनी कंट्री में डिमांड बढ़ाओ। अब आप कहोगे सर ऐसे करने से क्या फायदा होगा? तो जब डिमांड आप इंक्रीज करोगे, तो केन्ज और मॉडर्न इकोनॉमिस्टों का मानना था कि सप्लाई मत करो, पहले आप अपनी कंट्री के अंदर डिमांड को पैदा करो। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में डिमांड को बढ़ा लोगे, डिमांड क्रिएट कर लोगे, बायर्स को इसमें इस तरीके से मोटिवेट कर दोगे कि उसे चीजों को खरीदना है, तो उस टाइम पर फिर आपको सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप डिमांड बढ़ाओगे तो डिमांड के बाद सप्लाई भी करनी पड़ेगी, और जब सप्लाई होगी यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। फिर मेरी इस बात को अच्छे से समझो। मॉडर्न इकोनॉमिस्टों का मानना था, जेम्स मिलार्ड केन्ज का मानना था कि आप अपनी कंट्री में पहले क्या पैदा करो? डिमांड। डिमांड बढ़ाओ। अगर डिमांड बढ़ गई तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर क्या करोगे? सप्लाई करोगे ना, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करोगे, प्रोडक्शन करोगे। और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखा आपने, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे वो से के थिंकिंग से बिल्कुल उल्टा सोचते थे। से का मानना था कि सप्लाई बढ़ाना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्टों का मानना था कि क्या बढ़ाना चाहिए? डिमांड। तो दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन टू increase demand in economy for full employment। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन टू इंक्रीज डिमांड इन इकोनॉमी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। और उनका मानना ये था, मॉडर्न इकोनॉमिस्टों का मानना ये था कि अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लानी है तो आप कंट्री में क्या बढ़ाओ? आप कंट्री के अंदर डिमांड को बढ़ाओ, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए सप्लाई भी बढ़ेगी। अब उम्मीद करता हूं कि जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें ये बात भी समझ में आई गई होगी कि डिमांड करता कौन है। सर डिमांड करता है कंज्यूमर। इसलिए ये जो मॉडर्न अप्रोच है, ये अप्रोच कंज्यूमर सेंटर्ड है। क्या है ये? कंज्यूमर सेंटर्ड। तो दिस अप्रोच इज कंज्यूमर सेंटर्ड। तो ये अप्रोच कंज्यूमर सेंटर्ड है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस अप्रोच में डिमांड को बढ़ाने की बात की गई, तो क्या सर इस अप्रोच के भी कोई ड्रॉबैक्स हैं? यस, मैंने कहा ये वो अप्रोच है जो आज चल रही है, तो आप अपनी कंट्री में इसकी इकोनॉमिक इस अप्रोच के ड्रॉबैक खुद ही देख सकते हैं। आइए मैं बताता हूं। इन्होंने क्या बढ़ाने की बात करी थी? डिमांड। तो हुआ क्या कि लोगों ने डिमांड बढ़ाते गए। अब जब डिमांड बढ़ गई तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब वो सप्लाई बढ़ाने गए तो आपको पता है हर कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो सप्लाई तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी डिमांड बढ़ी। अब हुआ क्या कि डिमांड करने वाले लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो उस टाइम पर जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कमोडिटी के प्राइसेस को इंक्रीज करना चालू कर दिया, यानी देश में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया। तो ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मॉडर्न अप्रोच की वजह से आई, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच की थिंकिंग क्या थी कि आप क्या बढ़ाओ?
डिमांड बढ़ाओ। तो डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई और इस वजह से प्रोड्यूसर्स ने अपनी कमोडिटी के रेट बढ़ाना चालू कर दिए। तो ड्यू टू दिस अप्रोच इन्फ्लेशन क्रिएट, ड्यू टू दिस अप्रोच इन्फ्लेशन क्रिएट, ड्यू टू दिस अप्रोच इन्फ्लेशन क्रिएट, इस अप्रोच की वजह से क्या क्रिएट हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई पैदा हुई इस लॉ की वजह से। तो आई होप कि आपको दोनों अप्रोचेस, क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अच्छे से समझ में आई होगी। एंड आई एम डैम श्योर कि ये स्कूल में चर्चा नहीं की गई होगी, सीधा टॉपिक पढ़ाया हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो वो टॉपिक खुद ही ड्राइव कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए, पहला जो टॉपिक है वो क्या होगा। पहला टॉपिक है एग्रीगेटिव डिमांड, एग्रीगेटिव डिमांड। पहला टॉपिक है मेरा एग्रीगेटिव डिमांड क्या होती है। दूसरा टॉपिक है मेरे पास एग्रीगेटिव सप्लाई। अब क्यों ये पहले और दूसरे टॉपिक हैं, क्योंकि हर अप्रोच में ये बात भूली गई थी कि इकोनॉमी में दो मेन फोर्सेस होती है, डिमांड और सप्लाई। तो पहला टॉपिक एग्रीगेटिव डिमांड, दूसरा टॉपिक एग्रीगेटिव सप्लाई। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हम किसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, केंज के प्रिंसिपल को। और केंज का प्रिंसिपल किस पे फोकस करता है, कंज्यूमर पर, इसीलिए इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर में दो बिहेवियर आएंगे, कंजम्पशन बिहेवियर, सेविंग बिहेवियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हर साल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 मार्क्स का, स्पैम लगा लो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल हैं, जहां जहां न्यूमेरिकल है वहीं वहीं लिखूंगा कि इधर न्यूमेरिकल है, तो यहां पर ये न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल बनाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके बाद इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल। तो देख लीजिए यहां पर आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और ये न्यूमेरिकल की संख्या बिल्कुल वैसी नेशनल इनकम की तरह ज़्यादा होगी, बट हाँ सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो सिंपलिसिटी से आ जाएंगे। और लास्ट में टॉपिक होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन किस लॉ की वजह से आया था, मॉडर्न अप्रोच की वजह से। तो एंड में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करेंगे। तो दीज आर द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर, लेकिन मैंने इसे एक यूनिट मान के आपको पढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपके साथ जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप आज इस चैप्टर को अच्छे से नोट बनाएं और पूरे प्रिंसिपल लिखे, जो भी प्रिंसिपल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और क्लास प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का क्लास क्लियर हुआ या नहीं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वी विल डिस्कस। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।